lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So finally we are going to begin with our physics का पहला chapter which is motion. ठीक है, so seed batch का physics का first chapter है बेटा motion. motion होता क्या है? motion अगर हमें समझना है सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, जैसे कि कहीं पे भी अगर कुछ मूवमेंट है, कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो हम बोलेंगे वो चीज़ मोशन में. जैसे राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग स्टिल, तो आई एम एट रेस्ट, एंड इफ आई स्टार्ट मूविंग सो नाउ आई एम इन मोशन. तो ये फर्क है हमारा मोशन और रेस्ट का. ठीक है, समझ में आ गया? बड़ी बेसिक सी चीज है. सो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस, मतलब जैसे इफ आई एम स्टैंडिंग स्टिल, टाइम पास होता जा रहा है, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सो आई एम एट रेस्ट. So then it is said to be at rest. If the position of an object changes as time passes, then it is said to be in motion. And with time, अगर मेरी बार बार position change हो रही है, that means I am in motion right now. ठीक है? So now state of motion or rest, a body is in motion or rest depends on the रेफरेंस पॉइंट. अब इसका क्या मतलब है? रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है? देखो, जैसे हम अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं चेयर पे, कुछ मूवमेंट हो रही है, मे बी फोन चला रहे हैं, एंड देन हम कहीं मोशन में नहीं है. सो उस हिसाब से अगर हम अपनी अर्थ के हिसाब से देखें तो वी आर एट रेस्ट. लेकिन यही अगर रेफरेंस पॉइंट सन हो, सो सन के हिसाब से अर्थ क्या कर रही है? वो तो घूमती जा रही है, सो वी आर इन मोशन. ठीक है, सन के रेफरेंस पॉइंट से मोशन पे है, अर्थ के रेफरेंस पॉइंट पे वी आर एट रेस्ट. ठीक है, तो समझ रहे हो रेफरेंस पॉइंट मैटर करता है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे. आगे है हमारे पास मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग टाइप्स वैसे डिस्कस करेंगे. एक ये तरह की टाइप है कि मोशन मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये उसके बारे में, उसके बाद अभी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे भी जाएंगे. सो अभी के लिए मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ. उसका क्या पाथ है उस हिसाब से भी मोशन को डिफाइन किया जाता है, बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू. सो अब जैसे अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में चलती जाऊं, अगर हम स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये हमारा होता है लीनियर मोशन. एक होता है सर्कुलर, कि कोई चीज ऐसे गोल 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 घूम रही है, तो वो पाथ क्या है उसका? सर्कल पाथ है, तो सर्कुलर मोशन होता है. एंड इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा घर में जो क्लॉक होती है, पेंडुलम होता है बेसिकली. सो वो कैसे मूव करता है? ऐसे 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 ऐसे. सो जब कोई चीज ऐसे 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 मूव करती है, तो इस मूवमेंट को बच्चे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट या ऑसिलरी मूवमेंट. ठीक है, सो इनके नाम एक एक करके समझ लेते हैं. सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन इन अ सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ है तो वो सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन. देन लीनियर मोशन कब होगा? when it is traveling in a straight line path. उसके बाद ऑसिलरी या वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो पाथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. जैसे ओरिजिन, जैसे अगर हम पेंडुलम की बात करें, उसका ओरिजिन ये है, अब वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो वो क्या कर रहा है? दिस मूवमेंट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मूवमेंट. ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट मतलब ऑसिलरी या हमारा वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं बेटा. आगे है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करेंगे हम डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस आप लोगों को पता है भाई, मैं अपने घर से निकली, यहाँ पे मेरा घर है, घर से निकली, मैं स्कूल पहुँची, यहाँ तक पहुँची, स्कूल से मैं जो कहीं पार्टी में जाना था मैं वहाँ चली गई सीधा, देन वहाँ से यहाँ गई, यहाँ वापस आ गई. सो ये क्या हो रहा है? दिस इज द डिस्टेंस आई एम ट्रैवलिंग. ये जो सारा है ये मेरा डिस्टेंस हो गया. ठीक है, so the distance covered by an object is described as the total path length covered by the object between two end points. so अगर दो end points समझना चाहें, जैसे ये था, यहाँ से यहाँ तक गई मैं, ठीक है, मे बी इसके बाद यहाँ वापस आ गई अपने घर. सो ये बेसिकली पाथ जो डिफाइन कर रहा है ये मेरा डिस्टेंस हो गया. ठीक है, समझ में आया? उसके बाद अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया, फाइनल मतलब जहां तक आप पहुंचे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गए. ठीक है, उसके बाद यहाँ गए, ठीक है, देन मान लो यहाँ वापस गए, फिर उसके बाद यहाँ गए. ठीक है, स्टार्ट यहीं से ही किया था, उसके बाद कुछ काम पड़ा, फिर से यहाँ गए, एंड मान लो यहाँ आके अब हम रुक गए. सो करे तो हमने दो चक्कर है. अब डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? अगर ये 5 मीटर है, सो 5 + 5 + 5 + 5, 5 5 4 बार हो गया, 5 + 5 + 5 + 5. उसके बाद फिर से एक और बार 5 गए,
फिर से एक और बार 5 गए। सो टोटल हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, समझ रहे हो। पहले यहाँ से यहाँ गए 5 मीटर हो गए, यहाँ से यहाँ गए फिर 5 मीटर, यहाँ से यहाँ गए फिर 5 मीटर, यहाँ से यहाँ गए फिर 5 मीटर, फिर से एक और बार खड़े हो गए, भाई जाना पड़ेगा, फिर से 5 मीटर, यहाँ तक गए 5 मीटर, यहाँ पे आके फाइनली रुक गए। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इतना ज़्यादा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसमें सिर्फ देखेंगे स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से। अभी एट प्रेजेंट पोजीशन कौन सी है, ये रही। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका ये है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है बच्चे। सो ये अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा निकालोगे कैसे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें क्या बन रहा है, हमारा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल देंगे इसका डिस्टेंस। सो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना पाथ है वो निकाल देंगे। सो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। फर्क समझ में आ गया। आपका जो डिस्टेंस होता है, जैसे अगर आप यहाँ इस पॉइंट से अगेन स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, यहाँ पूरा ऐसे घूम घुमा के यहाँ पे आके रुक गए। सो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे, वो पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से ऐसे करके ये पूरा आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो भैया इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट पे अभी हो, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो, सो द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस, अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप यहाँ से यहाँ जहाँ भी जा रहे हो, इतना सारा घूम घुमा के यहाँ पे आ गए आप। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या मान लो आप इतनी सी जगह से इतनी सी जगह पे भी गए, तो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा। अगर आप कोई कहीं मोशन हुआ है, मूवमेंट हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप रेस्ट पे ही हो देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो होगा। लेकिन जीरो डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं कहूँ कि इतना घूमने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैसे होगा। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, अब यहाँ गए, यहाँ सारा घूम घुमा के वापस अपने घर आ गए। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चे, सो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, जहां से स्टार्ट किया और एंड पॉइंट किया। तो इनिशियल पॉइंट मेरा ये था एंड फाइनल पॉइंट भी मेरा यही था। सो जब भी बच्चे इनिशियल पोजीशन आपकी और फाइनल पोजीशन सेम होगी, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, जहां से स्टार्ट किया जब आप वहीं आके रुक जाते हो, सो देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो लेट्स सपोज यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे गई, फिर मैं यहाँ पे गई, फिर मैं यहाँ पे गई और फिर मैं यहाँ पे आ गई। सो मेरा पोजीशन क्या था स्टार्ट करने का, यहाँ पे। एंड पोजीशन क्या है, यहाँ पे। सो जब भी स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन सेम होगा तो वहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। सो व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। अब आगे कह रहे हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब भैया डिस्टेंस से फिर कंपेयर करो। डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे अगर आप मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी गए हो, तो कुछ डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, नेगेटिव नहीं हो सकता। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्शन बेस्ड होता है। जैसे कि इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आपको नंबर लाइन याद होगी, इस तरीके से जो हमारी नंबर लाइन होती है उसमें यहाँ पे जीरो होता है, इस साइड पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सो अगर किसी इंसान की पोजीशन लेट्स सपोज यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे किसी की पोजीशन है, सो अगर वो टूवर्ड्स दिस साइड जा रहा है सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर वो इस तरफ जा रहा है सो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली कोई अगर ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है सो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये चीज डिस्टेंस में कभी भी नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती। जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन की बात भी करते हैं। अब डायरेक्शन इंक्लूड करना ना इंक्लूड करना, उससे हमारी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप सोचोगे मैम ये स्केलर और वेक्टर नाम तो सुना हुआ है, याद कैसे करना है। इसमें मैं आती हूँ दोबारा से, पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ ये कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। सो जब भी बच्चे हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं ना, स्केलर्स आर क्वांटिटीज विद ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल से समझोगे ज्यादा इजी लगेगा। जैसे जब मैं डिस्टेंस की बात करती हूँ,
सो आई विल ऑलवेज से डिस्टेंस ट्रेवल इस तरीके से कि भैया 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। क्या बोला मैंने? सिंपल 20 किलोमीटर। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊंगी, वेक्टर हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बेटा, तो उसको मैं कैसे बताऊंगी? डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से बताया जाता है 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ या साउथ या जो भी डायरेक्शन है। सो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे वहां पे हमेशा डायरेक्शन दे रखी होगी, लेकिन जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे वहां पे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, एंड जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, आप इस तरफ गए हो, आप इस तरफ गए हो, इधर गए हो, इधर गए हो, इस हिसाब से आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। सो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस प्रोवाइड्स द कंप्लीट डिटेल ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट, अगेन यहाँ देख लो, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से बेचारा यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। सो पूरे पाथ की डिटेल हमें कौन बताएगा? डिस्टेंस बताएगा कि भैया यहाँ इतना घूमने के बाद उसने मान लो 20 किलोमीटर्स कवर करे, तो ये टोटल हमें डिस्टेंस बताएगा कि कितना कंप्लीट पाथ था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डज नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पाथ टेकन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगी, वो तो कहेगा भाई यहाँ से शुरू हुआ था एंड घूम घुमा के एंड पॉइंट यहाँ पे था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ वो बता देगा। मान लो अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ 5 किलोमीटर आता है, तो वो कहेगा कि 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है, लेकिन एक्चुअल में जितने ऐसे रास्ते ले लेके 20 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस बताएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, देन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई चीज यहाँ से इतना भी मूव करी है बच्चे, चाहे वो 100 मीटर्स मूव करी हो, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अभी हम डिस्कस करके आए हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है बच्चे? क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। यहाँ पे जैसे अगर हम इसकी बात करें, सो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको बता रहा है कि 20 किलोमीटर किस डायरेक्शन में गया, कितना घूमा, ये सब नहीं बताएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अब मोशन की। जैसे पहले मैंने बोला था, जो हमने टाइप ऑफ मोशन डिस्कस किया बच्चे, वो क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। किस पाथ पे है? सीधे पाथ पे है तो लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर पाथ पे है तो सर्कुलर मोशन हो गया, टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है तो ऑसिलरी मोशन हो गया। वो था ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। लेकिन अभी जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी मोशन की टाइप है, कि मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। वैसे तो नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, एक एक करके पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द इंटरवल्स मे बी। अब इसको पहले समझते हैं, देन आगे रीड करेंगे। जैसे इफ समवन इज ट्रेवलिंग, और मान लो ये जो गैप है ये 5-5 मिनट का है, 5 मिनट में उसने 10 किलोमीटर करे, वैसे मुश्किल लग रहा है करना, बट चलो मान लो कि 5 मिनट में 10 किलोमीटर कर लिए, अगले 5 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर कर लिए, उससे अगले 5 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर कर लिए, उससे अगले 5 मीटर में फिर से 10 किलोमीटर कर लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? सेम टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है हमारा। मतलब माना ऐसा जाएगा, यहाँ तक अगर 10 किलोमीटर है, सो यहाँ से यहाँ 20 हो गया, यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर हो गया, एंड यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर हो गया। इस तरीके से हुआ। सो पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर आगे फिर 10, फिर 10, फिर 10। सो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है कि टाइम के हिसाब से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं। जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, पहले तो बहुत तेज गाड़ी भगा के 5 मिनट में 20 किलोमीटर कवर कर लिया,
उसके बाद जी अगले 5 मिनट में सिर्फ 5 किलोमीटर ही कवर किया, धीरे 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 जाके उसके अगले 5 मिनट में 20 किलोमीटर कवर कर दिया, फिर उसके अगले 5 मिनट में फिर से 5 किलोमीटर ही किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल अभी भी सेम है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं हो रहा। 5 मिनट में 20 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में सिर्फ 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, टाइम इंटरवल में अलग अलग मोशन दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आया, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। सो अब दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं बच्चे। ये रीड करना इसलिए जरूरी है बिकॉज कभी कभी ना टॉपिक समझ में आ जाता है बट जब हम आंसर फ्रेम करने लगते हैं तो समझ नहीं आता इसको कैसे लिखना है। इसीलिए यहाँ पे नोट्स पे इस तरीके से होता है कि आपके दिमाग में रहे कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया था। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स unequal distances in equal time interval। so अब equal time interval में unequal distances travel करे हैं, so वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी चीजें। ये चैप्टर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यहाँ बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, ऐसा मत समझना कि ये बड़ा मुश्किल चैप्टर है। बहुत सिंपल सिंपल ब्रेक डाउन करके अगर देखोगे सो सिर्फ टॉपिक समझने, एक बार टॉपिक समझ में आ जाएगा तो ओवरऑल चैप्टर्स बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। पहले तो ये चीज ध्यान बांध दो कि जहां पे भी आपको वर्ड रेट दिख जाए ना, दैट मीन्स उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें अपॉन में टाइम होगा, विद रेफरेंस टू टाइम बोला जाता है। सो मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब मोशन का क्या रेट है, ये कैसे मेजर करेंगे। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड है हमारा जिससे हम मोशन का बेसिकली कि जैसे कोई मोशन हो रहा है तो स्पीड ही तो बताएगी। जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में आपको बोला कि 5 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 5 मिनट में इतना, फिर तो ये कैसे इतना इतना डिस्टेंस हो रहा है, स्पीड के बेसिस पे ही ना। जब हमने यहाँ नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल लिया था तो हम यही तो बात कर रहे थे कि 5 मिनट में अगर उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया तो बहुत ही स्पीड में भाग रहा होगा, देन अगले 5 मिनट में सिर्फ 5 किलोमीटर, मतलब उसकी स्पीड बहुत कम हो गई होगी। सो मोशन का रेट कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पीड। ठीक है, अब स्पीड कोई नई चीज तो नहीं है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक इंसान ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो किसी ने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया है एंड कितने में, मान लो 2 घंटे में, सो 50/2। सो ये हमारा हो जाएगा, हमारी क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी। जैसे 50/2 बोले तो 25 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड थी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। सो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड, मैंने पढ़ दिया ना शायद। उसके बाद ये चीज ध्यान रखना, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। यूजली हम बहुत जगह पे स्पीड, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो मैंने कैसे बताया 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इंडिया में हम डिस्टेंस को किलोमीटर में ही हमेशा देखते हैं कि अच्छा वो चीज़, अच्छा वहाँ जाने कितना किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है भाई, वहाँ जहाँ जाना है। सो हम लोग हमेशा डिस्टेंस किलोमीटर में देखते हैं, इसीलिए किलोमीटर के साथ पर आवर चलता है। तो यूजली स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही ज़्यादातर जगह आपको लिखी हुई, जहाँ स्पीड बैरियर या स्पीड लिमिट्स लिखी होती है वहाँ भी किलोमीटर पर आवर में होती है, लेकिन SI यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे हम मोशन के जितने भी क्वेश्चन करेंगे बेटा उसमें हम मीटर पर सेकेंड के हिसाब से करेंगे। तो कहीं पे अगर किलोमीटर पर आवर में भी दे रखा होगा, अभी वेलोसिटी भी डिस्कस करेंगे, सो उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब डिस्टेंस हमारा मीटर में और टाइम हमारा सेकेंड्स में। ठीक है, ये तो पता ना SI यूनिट कैसे आती है, एक बार बता देती हूँ मैं। देखो किसी की भी SI यूनिट ना उसके फॉर्मूले से आती है। जैसे यहाँ पे हमें पता है स्पीड इक्वल है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जब हम डिस्टेंस को लेते हैं बच्चे किलोमीटर में और टाइम आर में ले रहे हैं तो स्पीड का क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली डिस्टेंस अगर आप मीटर में ले रहे हो, टाइम सेकेंड्स में ले रहे हो तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ ये गलती मत करना कि डिस्टेंस तो मैम मीटर में था, ये हमने आर में ले लिया तो मीटर पर आवर हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर इट इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, बट SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो हम सारे क्वेश्चंस मीटर पर सेकेंड के हिसाब से करेंगे। ओके, चलो अब वापस आ जाओ यहाँ पे। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा कि यार ये क्या बात हुई, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके शॉर्टकट्स कैसे लिखे हैं। इफ S इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए S लिया है, टाइम के लिए तो T चलो समझ में आता है, एंड स्पीड के लिए लिया है V। अब ये V और S लेने का क्या, क्योंकि यहाँ पे तो लगेगा भाई स्पीड है तो S लेना चाहिए था, लेकिन डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं
एस से। क्यों? क्योंकि अभी जाके हम पढ़ेंगे अभी इसके आगे ना वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, तो वेलोसिटी का v होता है ना, तो समझ लो स्पीड हमारा v हो गया एंड डिस्टेंस s हो गया, ठीक है। सो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, v हमारी अगर स्पीड है, डिस्टेंस s है, टाइम t है, सो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, गॉट इट। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। सो नाउ अभी जो बेटा हम स्पीड का फॉर्मूला देख के आए वो क्या सिंपल देखा हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम तो सेम इंटरवल में होता है, लेकिन जो डिस्टेंस है, कभी 10 किलोमीटर कर रहा है, कभी 5 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, सो डिस्टेंस अलग अलग होता है। इस केस में जब भी नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा, उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो 5 मिनट में 20 किलोमीटर कर रहा है, स्पीड ज्यादा होगी। अगले 5 किलोमीटर में अगर उसने क्या किया है, सिर्फ 10 किलोमीटर किया, मतलब स्पीड कम होगी। सो यहाँ पे स्पीड अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, सो दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म में हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। यूनिफॉर्म में क्या होता है बच्चे, वहां पे तो पहले 5 किलोमीटर में आपने 10 किलोमीटर किए, अगले 5 में भी 10 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर, सो आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, वहां डिस्टेंस अपॉन टाइम आराम से निकाल सकते हो। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्योंकि हमारा डिस्टेंस और टाइम तो सेम है, डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो इस केस में एवरेज स्पीड निकालते हैं। सो फॉर बॉडीज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। तो मतलब जैसे अगर मैंने मान लो अलग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल किया है कि पहले 5 मिनट में मैंने 10 किलोमीटर कर दिया, सो जी मान लो मेरी स्पीड तेज थी, अगले 5 मिनट मैंने सिर्फ 2 किलोमीटर किया, मतलब मेरी स्पीड बहुत कम हो गई, तो मेरी स्पीड कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम हो रही है। दैट मीन्स मैं एक एवरेज स्पीड बता दूंगी, भाई इतनी स्पीड पे मैंने ट्रेवल किया बाय फाइंडिंग दी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब इसमें हम निकालेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जैसे पहले 5 किलोमीटर किया, फिर 10 किलोमीटर किया, फिर 5 किया, फिर 15 किया, फिर 20 किया, तो सारे डिस्टेंस जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो प्लस कर लेंगे अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जैसे पहले वाले में मुझे 5 मिनट लगे, दूसरे वाले में चलो यहाँ सेम ही ले रहे हैं, बट अगर अलग अलग भी होगा तो वो टोटल टाइम टेकन मतलब टाइम प्लस कर दोगे जितने दे रखे हैं, एंड डिस्टेंस ट्रेवल वो प्लस कर दोगे, अपॉन कर दोगे, रहेगा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, लेकिन एवरेज में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन होगा, ठीक है, क्लियर है। सो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमारी जो स्पीड होती है, स्पीड में डायरेक्शन तो कभी नहीं बताते हम, सो दैट मीन्स ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव। किसी भी चीज, कोई भी अगर देखो रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड जीरो होगी, ये तो हो सकता है, अगर कुछ मूव ही नहीं करा तो देयर इज नो स्पीड। लेकिन वन समथिंग स्टार्ट मूविंग, चाहे वो अगर मैं इतना धीरे भी ऐसे ऐसे भी मूव करूँ तो मेरी कुछ स्पीड तो है, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा उसकी कुछ स्पीड आ जाएगी, एंड वो स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगी, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है बच्चे। सो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते, एंड इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है या पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है, जैसे डिस्टेंस होता है हमारा। अब बच्चे अगर हम बात करें स्पीड विद डायरेक्शन, अभी मैंने बोला स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन अगर उसमें हम डायरेक्शन डाल दे, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरी इतनी यहाँ से लेके इतनी स्पीड थी मेरी, लेट्स सपोज 30 मीटर पर सेकेंड, और साथ में बोल दूँ टूवर्ड्स ईस्ट में जाते हुए मेरी 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी। सो एज सून एज आई ऐड दिस ईस्ट, ये डायरेक्शन ऐड कर दी। अभी हमने बोला स्पीड में हमारी डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है। सो व्हेन स्पीड कम्स विद डायरेक्शन तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। सो द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब भी आपको स्पीड डायरेक्शन के साथ बताई जाएगी तो वो वेलोसिटी होता है, ठीक है। So the SI unit of velocity is the same as that of speed. जैसे स्पीड की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड ही होती है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी के अगर फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड हमारा क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा, मतलब जब हम वेलोसिटी की बात करें ना, उसको भी ये मतलब नहीं है कि तुम कितना घूम घूम के आए हो,
उसको ये बताना कि आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे अब इस पॉइंट पे आपकी स्पीड इतनी थी, इस पॉइंट पे आपकी स्पीड अब इतनी है। सो वहां से हमारी वेलोसिटी निकलती है। आपने थ्रू आउट कितनी स्पीड चेंज करी, कितनी बार कम ज्यादा करी, कोई मतलब नहीं है उसको। वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं सो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हेयर वेलोसिटी इज v एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमने बोला था s अपॉन में t। सो अब यहाँ पे व्हेन आई राइट दिस एंड व्हेन आई राइट दिस, अब ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, क्या फर्क है? जब भी हम वेलोसिटी या हम यहाँ पे स्पीड, जैसे स्पीड कह रही हूँ सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो फर्क क्या आता है? इसमें फर्क ये आता है बच्चे कि जिसमें भी डायरेक्शन होती है उसमें हमारा ऊपर एरो आ जाता है। तो अगर सिर्फ v लिखा है सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्पीड, तो ये स्पीड के लिए हो गया। लेकिन अगर v के ऊपर ऐसे है तो मतलब ये वेलोसिटी की बात कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होती है। सिमिलरली s डिस्टेंस के अभी हम फॉर्मूले में देख के आए हैं, s डिस्टेंस लिया था एंड ऊपर एरो आ गया तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट बन गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये बात? सो एक चीज और याद रखने के लिए यहां ध्यान रखना, s से स्पीड होता है, s से हमारा स्केलर होता है, v से वेलोसिटी होता है, v से हमारा वेक्टर होता है। सो यहाँ से याद रहेगा। वैसे तो आपको इतना याद ही रहेगा क्योंकि स्पीड तो हम बचपन से करते आ रहे हैं और कभी हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी। सो वो स्केलर ही है क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है एंड वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है, दैट मीन्स वो हमारी वेक्टर है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है। ठीक है बच्चे, चलो। सो वेयर v यहाँ पे ऊपर एरो इज वेलोसिटी एंड s ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑफ द बॉडी इन टाइम t। ठीक है, टाइम हमारा t ही रहेगा दोनों केसेस में। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे हमने स्पीड की बात करी थी, वहां पे क्या था, टाइम इंटरवल पे बार बार अलग अलग डिस्टेंस है, मतलब अलग अलग स्पीड आ रही थी, तो वहां पे हमने क्या निकाला था, एवरेज स्पीड निकाली थी। तो अगर वेलोसिटी भी बार बार चेंज हो रही है सो वी विल फाइंड दी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन वहां पे क्या था, सारे डिस्टेंस प्लस कर दो, अपॉन में टाइम कर दो। इस केस में हमारे पास जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है सो हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो अभी मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, या इससे भी अच्छा एग्जांपल लेते हैं, रुको, कोई चीज है वो रेस्ट पे है, ठीक है, सो 0 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई। देन उसने मूवमेंट स्टार्ट करी एंड फाइनली उसने वेलोसिटी अटेन कर ली एट 30 मीटर पर सेकेंड। सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी स्टैंड्स फॉर, मतलब u के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम u यूज करते हैं एंड फाइनल वेलोसिटी के लिए v यूज करते हैं। सो उसकी अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो 0 थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी एंड देन विद टाइम उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। सो 0 इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो गई विच इज 30 मीटर यहाँ पे। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, जैसे कोई चीज बहुत स्पीड से आ रही थी, जैसे एक बॉल किसी ने फेंकी एंड मैंने कैच करी। सो एज सून एज आई कैच, अब वो किसी वेलोसिटी से आ रही थी, मान लो उस बॉल की जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी एंड एज सून एज आई कैच इट, मैंने क्या किया, उसकी वेलोसिटी 0 कर दी। सो जैसे ही आपने उसकी वेलोसिटी, मतलब जैसे ही आपने कैच किया वेलोसिटी 0 हो गई। दैट मीन्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, लेकिन जैसे ही आपने कैच किया, जैसे ही आपने उसको रोक दिया सो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, अर्थमेटिक मीन याद होगा आपने क्या किया था, जितने हमारे नंबर ऑफ चीजें होती है, जैसे अगर आपके पास है 3 + 7 + 4, तो 3 नंबर है, अपॉन में 3 कर दिया। इस केस में क्या है, 2 चीजें हैं, सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड याद रखना है इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो जब भी अब v लिखा होगा
क्वेश्चंस में तो आपको पता चल जाएगा ये उसकी फाइनल वेलोसिटी बता रखा है, एंड अगर u लिखा है सो दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी, या क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है कि वो इस स्पीड पे स्टार्ट हुआ या उसकी ये स्पीड थी देन उसकी स्पीड ये बढ़ गई या कम हो गई, सो जिस पे स्टार्ट हो रहा है या जो उसकी स्पीड थी वो उसकी इनिशियल हो गई, एंड देन उसके आगे जो भी चेंज हुआ है, जीरो हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, मतलब u प्लस वी अपॉन 2। क्लियर यहाँ तक? चलो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम करेंगे बट इन द नेक्स्ट सेशन, मेरे ख्याल से इससे नेक्स्ट सेशन जो डलेगा वो एग्जांपल्स का डलेगा, तो जितने भी आपकी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है वो हम एक सेशन में ले लेंगे। ठीक है, चल अभी के लिए एग्जांपल देख लो। एक एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। सो एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, परफेक्ट, along a straight line of length 150 मीटर in 50 seconds। so यहाँ से यहाँ तक उसने 150 मीटर कवर किया कितने में? 50 सेकेंड्स में। परफेक्ट, आगे देखते हैं। फ्रॉम पॉइंट बी द ऑब्जेक्ट इज मूव बैक along the same path। अब बी पॉइंट से फिर से उसी पाथ पे वो आया सी पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पे क्या किया भाई? 30 मीटर अवे इन 10 सेकेंड्स। सो यहाँ बी से सी तक आया, वो 30 मीटर था और ये डिस्टेंस इसने 10 सेकेंड में कवर किया। ठीक है, दोबारा से समझ लो। ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ए से बी तक गए, 150 मीटर था हमारा, 50 सेकेंड्स में कवर किया। ठीक है, परफेक्ट। देन बी पॉइंट से वापस सी पॉइंट पे आए, मतलब वापस उसी पाथ पे आए सी पॉइंट तक, जो कि था 30 मीटर्स था हमारा, एंड इस 30 मीटर्स को कवर करने में 10 सेकेंड लगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिगर समझ में आगे जो बनी हुई है कैसे ले दे रखा है क्वेश्चन में। चलो अब आगे बढ़ जाओ। आगे देखो क्या बोला है हमें, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। सो ये वर्ड यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पढ़ के आपको लगेगा हाँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला किया है हमने अभी, u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, अब u प्लस वी अपॉन 2 से जरा निकाल के दिखाओ, इसमें निकालो, बताओ क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है आपको u और v। इस क्वेश्चन में हमें u और v कुछ नहीं गिवन, तो दैट मीन्स यहाँ जो एवरेज वेलोसिटी है बेसिकली आपको पूरी उसकी वेलोसिटी निकालने को बोला है। जब भी आपको वेलोसिटी में u v दे रखा होगा तब हम अपना एवरेज वेलोसिटी उस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पे वेलोसिटी सिंपल, अपना वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हमें पता है, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, सो इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम निकालना है। आ जाओ जरा फिर से एक बार समझते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। सो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से गया बी पॉइंट तक, कितना लगा उसको? 150 मीटर, 50 सेकेंड्स। ठीक है, बी पॉइंट से वापस आया बच्चे वो सी पॉइंट पे, मतलब कितना मीटर वापस आया? 30 मीटर वापस आया और 10 सेकेंड में वापस आया। ठीक है, सो टाइम कितना लगा? टोटल टाइम, अब जरा बताओ मेरे को इसको टोटल टाइम कितना लगा? पहले यहाँ तक जाने में 50 सेकेंड लगे, फिर यहाँ से वापस आने में 10 सेकेंड लगे, तो टाइम कितना लगा? 60 सेकेंड्स लगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई? पहले ए से बी तक गया 150 मीटर्स, देन बी से वापस सी पे आया 30 मीटर्स, सो दैट मीन्स 180 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन क्वेश्चन में हमें अगर स्पीड निकाला तो कर देते 180 अपॉन 60। क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? उसको डिस्प्लेसमेंट में मतलब नहीं होता कि आप कितना ट्रेवल करके आए, उसको ये देखना है आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, अब आपकी पोजीशन सी पॉइंट है, सो ए से सी तक का यहाँ पे जितना डिस्टेंस है वो होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। मतलब ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये पूरा अगर 150 है बच्चे तो इसमें से इतना हटा दो 30। सो डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात करूंगी, ध्यान से समझना इसको बच्चे, डिस्प्लेसमेंट हमारा है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस। सो ए से बी, पूरा ए बी में से अगर मैं ये देखो ना, कलर चेंज करती हूँ, पूरा ए बी में से अगर मैं सी बी हटा दूं या बी सी हटा दूं तो ए सी आ जाएगा। सो ए बी में से अगर हम बी सी माइनस कर देंगे सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ए बी कितना है बच्चे? टोटल 150 था, जिसमें से 30 वो वापस आ गया, वो तो इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 150 माइनस 30 120, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया?
120 हो गया। ठीक है, ये समझाने के लिए बस मैं यहाँ पे गई थी। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। डिस्प्लेसमेंट अभी निकाला 120, टाइम टोटल कितना लगा 60 सेकेंड्स। ये अब यहाँ पे इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि टाइम भी ऐसे ही लेंगे कि पहले यहाँ पे 50 सेकेंड लगे, उसके बाद ये 10 सेकेंड लगे, तो इस 50 में से 10 सेकेंड हटा देते 40 सेकेंड में हुआ। नहीं, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक आने में तो उसको 1 मिनट ही लग रहा है, वो तो माना ही जाएगा कि भाई वो ए से सी पॉइंट तक 1 मिनट में पहुंचा है। वो कितना घूम घूम के आएगा, इसलिए टाइम तो ज्यादा लगेगा। तो टाइम हमेशा टोटल टाइम ही लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा, सो 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट याद रखनी है, ऐसे यूनिट साथ में लगानी है। सो हियर द वेलोसिटी हमारी विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डन, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक है विच इज एक्सीलरेशन। ठीक है, सो एक्सीलरेशन वर्ड आप जब भी सुनते हो, जिनके घरों में जिनको ड्राइव करनी आती होगी, पता नहीं तुम लोगों को भी ड्राइव करनी नहीं आती होगी, 9th क्लास में हो, बट सुना तो पक्का होगा यार कि गाड़ी क्या होती है, एक्सेलरेट करते, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन में पैर दोगे उतनी ज्यादा गाड़ी तेज भागेगी। तो हमारे दिमाग में ना, बैक ऑफ द माइंड, हमें ये लगता है कि एक्सेलरेशन का मतलब है जितनी हाई स्पीड उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। बट पहले ही क्लियर कर देती हूँ, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू हाई स्पीड। एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता जितनी हाई स्पीड उतनी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी बच्चे, देयर विल बी एक्सेलरेशन। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स, कुछ केसेस देखते हैं, देन और डेप्थ में जाएंगे। पहला केस नंबर 1 देखो, एक गाड़ी है एंड वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक गाड़ी बना दी मैंने, ठीक है, उल्टी बना दी यार, चलो मान लेना यहाँ से चल रही है। ठीक है, सो ये गाड़ी है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। ठीक है, इस तरह से चल रही है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में गाड़ी चलती रह रही है। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन है? सोचो, आपको लगेगा भाई चल रही है, कुछ एक्सेलरेशन होगा तभी चल रही है। बट अगर ऑब्जेक्ट आपको बोला गया है कि वो कांस्टेंट स्पीड पे चलता जा रहा है, सो बच्चे देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड पे चलता जा रहा है। ठीक है, सेकंड केस में अब मैं गाड़ी सीधी बना देती हूँ। एक गाड़ी थी हमारी भाई, ठीक है, एंड लेट्स सपोज वो 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत यार अब नंबर्स पे मत जाना, इस स्पीड पे थी, एंड देन उसने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा ली, एंड उसने अपनी स्पीड बढ़ा के लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया। सो 2 मीटर पर सेकेंड से वो 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी, बेसिकली अगर स्पीड चेंज हुई तो वेलोसिटी तो बदलेगी। सो यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ? अब यहाँ पे देयर इज चेंज इन स्पीड, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, सो देयरफॉर यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। सिमिलरली थर्ड केस में एक गाड़ी मस्त स्पीड से चलती हुई आ रही थी, लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, अब उसने धीरे धीरे ब्रेक लगानी शुरू करी। क्या होगा, जब एकदम से ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन अगर हल्के से कर रहे हो या अपना एक्सेलरेशन का पैडल छोड़ रहे हो तो क्या होगा, गाड़ी की जो स्पीड है वो धीरे हो जाएगी। सो अगर इसमें एरो लगा लेते हैं, अगर यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड से वो लेट्स सपोज 7 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, सो इस केस में क्या हुआ बच्चे, इस केस में गाड़ी की स्पीड कम हुई है, और स्पीड अगर कम हुई है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, देयरफॉर यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बढ़िया वाला देखते हैं, एग्जाम्पल 4 हमारा। यहाँ पे क्या है, ये गाड़ी, मेरी गाड़ी उल्टी क्यों बनती है, ऐसे भाई, ऐसे बनानी है। सो एक गाड़ी अपना मस्त चल रही है कांस्टेंट स्पीड पे। ठीक है, वर्ड्स ध्यान रखना जो मैं यूज कर रही हूँ, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, इस तरीके से यहाँ तक पहुंची, एंड उसके बाद वो नीचे टर्न हो गई। अब यहाँ पे स्पीड अभी भी कांस्टेंट है, जिस स्पीड पे थी उसी स्पीड पे हुई है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा, मैम यार ये तो गलत बात है, ऊपर आपने बोला कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप कह रहे हो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, बस अगर उसने टर्न ले लिया तो एक्सेलरेशन हो गया। क्यों, क्या डिफरेंस है? जब बच्चे उसने टर्न लिया, डायरेक्शन चेंज हुई। व्हेन देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी चेंज होगी, और जब भी हमारी वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सो हमने केसेस देखे क्या क्या है। अगर कांस्टेंट स्पीड चल रही है, नॉर्मल मोशन में जा रहा है वो,
कोई यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन जब स्पीड बढ़ी, स्पीड आपकी इंक्रीज हुई, उस केस में हमने देखा हमारे पास क्या हुआ, एक्सेलरेशन था। स्पीड जब हमारी बेटा कम हुई, वहां पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन था। एंड जब हमारी डायरेक्शन चेंज हुई तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन था। तो बेसिकली आपको देख रहे हैं वेलोसिटी कब कब चेंज होती है, अगर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारी वेलोसिटी बदलती है। अगर हमारी वेलोसिटी बदलेगी तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब अगर आगे हम एक्सेलरेशन की बात करें तो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मैंने पहले ही बताया, जब भी आएगा डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय टाइम है, लेकिन क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन करोगे, वो आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, जैसे मैंने आपको बोला किसी कोई चीज थी जो 2 मीटर पर सेकेंड मान लो उसकी वेलोसिटी थी, एंड देन उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो जहां जो पहले थी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, बाद वाली जो फाइनल थी वो उसका v हो जाएगा। आप दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालोगे ना, तभी तो आपको दिखेगा चेंज कितना हुआ है, 2 से 5 हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ। कैसे आएगा, v माइनस यू। सो v माइनस यू अपॉन में t करोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। हमेशा ध्यान क्या रखना है बच्चे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस होती है। ठीक है, सो v माइनस यू अपॉन टी इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ में चलता जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कुछ चेंज नहीं हो रहा। इट्स वेलोसिटी चेंजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट, जैसे वो था ना यूनिफॉर्म मोशन था बेसिकली हमारा, वहां पे स्पीड की बात हो रही थी, डिस्टेंस ट्रेवल की बात हो रही थी। यहाँ पे अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है लेकिन सेम इंटरवल पे, ठीक है, मतलब सेम इंटरवल पे सेम अमाउंट ऑफ वो चेंज हो रहा है, सो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन अनइक्वल अमाउंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स वहां पे हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मोशन से रिलेट कर सकते हो, ईजी लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स एक्सेलरेशन के जो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब याद हो गया अब तो, वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या होती है बच्चे, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। अब ऑब्वियसली यार जब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड किस पे है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो चीज़ डिपेंड ऐसी चीज़ पे कर रही है जो हमारा ऑलरेडी एक वेक्टर, वेलोसिटी बेसिकली क्या डायरेक्शन इंक्लूड करता है, तो जब वो वेक्टर है तो भाई एक्सेलरेशन भी उस पर डिपेंडेंट है, तो वो भी वेक्टर हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन में भी हमारा डायरेक्शन मैटर करता है। इसमें आपको ये भी मैटर करेगा क्या प्लस रहेगा क्या माइनस रहेगा, बट उस पर हम बाद में आएंगे, वो हमारा अगले चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, अभी इस चैप्टर के हिसाब से समझते हैं। देन है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, हमने देखा व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, देयरफॉर जीरो तो हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, देखो कोई आपकी वो थी, कोई व्हीकल था या कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी, या गाड़ी की बात कर लेते हैं, गाड़ी की हमारी इनिशियल वेलोसिटी जैसे रेस्ट पे है गाड़ी, ठीक है, जीरो है, जीरो पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। देन गाड़ी को चलाया गया एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड पे है, और ये जो पूरा टाइम हुआ है ये 10 सेकेंड लगे हैं इसको करने में। ठीक है, रेस्ट पे थी गाड़ी, रेस्ट से स्टार्ट हुई, इतनी वेलोसिटी उसकी बढ़ी 10 सेकेंड में। सो कैसे निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी होता है, ये हो जाएगा 5 माइनस 0 अपॉन में t क्या है 10, सो ये आ गया 5 अपॉन 10। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो हो गई हमारी
एसेलरेशन, ठीक है। और ये एसेलरेशन जो है भाई ये क्या होगा, अच्छा ऐसा यूनिट पे बाद में आएंगे, चलो ये एसेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। सो ये एसेलरेशन पॉजिटिव है। यही अगर मैं एक और केस लूं कि गाड़ी आपकी अच्छी खासी चल रही थी, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड पे, एंड सडनली गाड़ी पे ब्रेक लगा दी, तो जब आप गाड़ी पे ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। सो इस वेलोसिटी पे थी एंड ब्रेक लगाते ही अब वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब स्टॉप हो गई भाई, तो उसकी वेलोसिटी u हो गई। इस केस में u हमारा 10 था एंड v हमारा 0 हो गया, एंड मान लेते हैं ये काम पूरा 5 सेकेंड लगे, ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड बाद गाड़ी रुक गई। सो अब आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, अगेन v माइनस यू अपॉन टी। सो भैया v कितना है 0 माइनस u कितना है 10 अपॉन में t कितना टाइम लगा 5, तो ये आ गया माइनस 10 अपॉन 5, मतलब -2 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे आपने देखा, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, एक्सेलरेशन है ये, अभी आती हूँ मैं इसका ऐसा यूनिट पे भी। सो क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है। सो इस केस में जब आपका v सिंपल सा रख लो यार, v जब बड़ा होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर v छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब जरा साथ में ये बात कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया होगा, इसी के ही साथ ये बात कर लेते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो हमने बोला कि फॉर्मूले से एसआई यूनिट पता चलती है। सो v माइनस यू अपॉन टी, ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला। v और u दोनों की ही क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम हमारा सेकेंड होता है, तो ये क्या हो गया भाई, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। सो हमें क्या पता है, जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है हम रेसिप्रोकल करते हैं। सो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू में 1/s, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/s हो गया, m इंटू 1 m, s इंटू s स्क्वायर। सो क्या मैं कह सकती हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है। सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा ये। एक चीज और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कहीं कहीं पे ना आपको ऐसे दिखेगा, जैसे ये लिखे ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को ही ms -2 करके लिखा होगा। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा है बच्चे कि m अपॉन एस स्क्वायर था, हमने ये पढ़ा हुआ है ना, नीचे अगर 2 है, अगर इसकी पावर आप नेगेटिव कर दोगे तो s को ऊपर ले आओगे, तो बस अपॉन से s को ऊपर लाके -2 कर दे। इसी तरीके से जैसे हमारी स्पीड और वेलोसिटी, हम तो ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड शराफत से, लेकिन बुक में कहीं कहीं ऐसे भी होगा मीटर सेकेंड -1, अगेन सेम चीज करिए, मीटर अपॉन सेकेंड था, इसकी पावर 1 थी, पावर का नेगेटिव कर दोगे तो वो ऊपर आ जाएगा, तो इसको ऊपर ले, इस तरीके। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो चीजें अलग है, मीटर पर सेकेंड लिख लो या ms -1 लिख दो, सिमिलरली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो या ms -2 लिख दो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं, हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे ना। सो ये हमने बात कर ली, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, देख लिया, और जीरो तो हो ही सकता है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हम देख के आए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ठीक से लिख देती हूँ मैं, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर इट विल बी रिटन लाइक दिस और ms -2, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। चलो आगे बोला है, if the velocity of a body increases then the acceleration is अरे ये तो अभी हम बात करके आए ना, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी सो पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी आपकी कम होगी, मतलब भाई सिंपल सी बात है, बढ़ेगी मतलब u मेरा छोटा है, v बड़ा है, v माइनस यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर v कम है और u ज्यादा है तो भैया मेरा नेगेटिव आएगा। ये लिखा हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस, जैसे अब जैसे हमने वहां पे 0 वाला एग्जांपल दिया था, अगर हम इसको ऐसे लेके इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड था एंड विद टाइम वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का मतलब क्या है बच्चे, इंक्रीज का मतलब कैसे फॉर्मूला लगेगा, 10 - 5 अपॉन में, मान लेते हैं 5 सेकेंड लगे ये करने में, तो अपॉन में 5, तो 10 - 5 5 अपॉन 5 1 आ गया, ठीक है। सो पॉजिटिव ही हुआ क्योंकि हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हुई और v जो है वो बढ़ा है। सिमिलरली अगर 10 मीटर पर सेकेंड थी इनिशियल एंड देन डिक्रीज हो गई 5 मीटर पर सेकेंड हो गए, सो इस केस में डिक्रीज हुआ है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू, सो अगेन 5 - 10 अपॉन में 5 होगा, तो ये आ गया -5 अपॉन 5, कैंसिल कर देंगे, -1 आ जाएगी एक्सेलरेशन। सो नेगेटिव आएगी जब भी डिक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज बच्चे। एंड ऑल्सो देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सो कहीं कहीं पे आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा,
जब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा बच्चे तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। अब बस मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड डिक्रीजेज इट्स वेलोसिटी टू 5 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। सो किस वेलोसिटी पे मूव कर रही थी? 20 मीटर। तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चे? 20 मीटर पर सेकेंड डिक्रीजेज इट्स वेलोसिटी टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसने अपनी वेलोसिटी कम कर ली, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। एंड कितने टाइम में कराए ये? 20 सेकेंड्स में। ठीक है बच्चे, व्हेन इट्स ब्रेक्स आर अप्लाइड, और कैसे कम करी? ब्रेक अप्लाई करके। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एक्सेलरेशन निकालना है। ए हमारा क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में टी। सिंपल। चेक क्या करना होता है? ये भी मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, सेकंड में सब सही है। अगर ये मिनट में होता, आर में होता, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते मीटर पर सेकंड में। ठीक है, सॉरी मीटर मतलब सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते। सो v क्या है हमारा? 20 माइनस u क्या है? अच्छा उल्टा है, फाइनल वेलोसिटी 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, अपॉन में 20 क्योंकि कितने सेकेंड्स लगे हैं। नाउ ये हो जाएगा -15 अपॉन में 20, -15 अपॉन 20 कट कर दो, 3 और 4 आ जाएगा। सो -3 अपॉन 4 यहीं पे छोड़ देना, लेकिन अगर करना है तो कैसे करेंगे? 4 को डिवाइड करो 3 से, 0 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा, 30 बन जाएगा। 4 इंटू 7 करेंगे 28 आ जाएगा, बचा 2, 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो -0 पॉइंट, क्योंकि क्यों माइनस हुआ है बच्चे? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हुई थी। व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। सो इस केस में रिटार्डेशन है -0.75 हमारा। ओके डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो पहली चीज तो हमारे पास दो ग्राफ होते हैं, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाम से ही पता चल रहा है भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक जगह डिस्टेंस लेते हैं, एक जगह टाइम लेते हैं, दोनों में ही टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। अब बेसिकली इन ग्राफ्स का फायदा क्या है? जब हम इस तरीके के ग्राफ देखते हैं तो बच्चा ग्राफ से ही हम बता सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेड मोशन है, ये सब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देख के बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा मैं इस टॉपिक को ज्यादा लेंदी नहीं करूंगी, ज्यादा खींचूंगी नहीं भी, क्योंकि शॉर्ट में कुछ ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, इससे हम ज्यादा नहीं एक्सटेंड करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है बच्चे? यहाँ पे जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो इस केस में क्या है? दिस मीन्स क्या हो रहा है? देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो अगर आप, सो यहाँ पे इतने टाइम में बच्चा इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। देन इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे इतने टाइम पे बेटा इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। देन यहाँ पे देख लो इस पॉइंट पे, सो अगेन इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। सो क्या हो रहा है यहाँ पे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। सो इस केस में कौन सा केस होता है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है तभी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। दैट मीन्स जब भी आपको एक इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती हुई दिखेगी, दैट मीन्स ये हमारा केस है बच्चे यूनिफॉर्म मोशन का। सो इन दिस ग्राफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड सो इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। सो द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो यूनिफॉर्म तो हमने देख लिया, जब भी इस तरीके से आपका यूनिफॉर्म होगा स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब जब भी आपके पास यू कर्व आ जाएगा, तो कर्व के केस में क्या है? एक चीज तो क्लियर है कि नॉन यूनिफॉर्म का केस है। अगर यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन होती, कर्व आ गया मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म में भी बच्चे हमारे पास दो हैं, एक है जो हमारे पास ऐसे जा रहा है और एक है कि देखो ये क्या है, शुरू चाहे धीरे होता है एंड देन अब इसके हाइट पे जा रहा है वो, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये स्लोप हमारा नीचे गिरता हुआ आ रहा है। तो दोनों केसेस में क्या फर्क है? यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो टाइम है, यहाँ पे देखो इस टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इतना हुआ था एंड देन देखो इतने से टाइम में इतना डिस्टेंस बढ़ गया। इसकी अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करो बेटा, तो इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस था एंड तो इतना टाइम बढ़ाया तो डिस्टेंस देखो कितना
कम बढ़ा है। सो हमें दिख रहा है कि अब डिस्टेंस कम होता जा रहा है टाइम पीरियड में। सो क्या दोनों में फर्क क्या है बच्चे? ये वाला जो ग्राफ है जो हमारा इस तरीके से ऊपर को स्लोप जा रहा है, अपवर्ड स्लोप जा रहा है, ये होता है हमारा एक्सिलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। एंड जो वैसे नीचे गिरता हुआ आ रहा है दैट इज रिटार्डेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बाकी सारा डिटेल आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आपको जो याद रखना है वो ये रखना होता है बच्चे कि जो ऐसे जा रहा है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, एंड अगर ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म का हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगर आपका ग्राफ इस तरीके से है, अगर यहाँ पे देखो, खुद ही देखो, ग्राफ देख के पता चल जाएगा इतने टाइम में इतना डिस्टेंस हुआ है, यहाँ टाइम पे ये डिस्टेंस हुआ है, इतने टाइम पे ये डिस्टेंस हुआ है, इतने टाइम पे ये डिस्टेंस हुआ है। अब भाई आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब कोई चेंज आ ही नहीं रहा। अगर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सो इन दिस ग्राफ, ये आप पूरा पढ़ लेना। द पैरेलल लाइन, ये ध्यान रखना, इसके बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि द पैरेलल लाइन टू द एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट डिस्टेंस, और वी कैन से द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं है बट ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब भाई बात सारी ये है कि चलो ये तो समझ में आ गया, बट फायदा क्या होगा अगर हमारे पास ग्राफ है? चलो देख के बता भी दिया। इन ग्राफ की हेल्प से आप चीजें भी निकाल सकते हो, जैसे कि जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं, so speed of a body can be obtained from the slope of the distance time graph। so distance time graph की हेल्प से आप क्या स्पीड निकाल सकते हो? कैसे? जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे मुझे जानना है कि क्या स्पीड थी, तो हम क्या करेंगे? सिंपली ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, दोनों को यहाँ, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको नाम दे दिया S1 S2 कि इतना यहाँ पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यहाँ पे इतना, एंड सिमिलरली टाइम भी ले लिया कि T1 T2, मतलब ए पॉइंट पे T1 टाइम पे S1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था और बी पॉइंट पे T2 टाइम पे S2 डिस्टेंस हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे बच्चे आपको एक ट्राइंगल मिल जाता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। कैसे निकलेगा? यहाँ पे उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। S2 में से S1 माइनस किया, मतलब डिस्टेंस, जैसे 40 माइनस 30, डिस्टेंस जितना इतने टाइम पीरियड में, मतलब जिस स्लोप का एरिया, जिस स्लोप का पार्ट देख रहे हो उतने में S2 माइनस S1 इतना डिस्टेंस है, और टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1, मतलब 80 माइनस 60। बस यहाँ से आपकी स्पीड निकल जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। सो बस यहाँ पे यही किया, S2 में से S1 माइनस कर दिया, T2 में से T1 माइनस कर दिया। आपको लग रहा होगा मैम इतनी जल्दी जल्दी भाग क्यों रही है? बिकॉज बेटा इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत मतलब अलग तरीके के होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर आ भी जाता है तो आपको समझ में आ गया ना। अगर आपको इतना स्लोप निकालना है तो क्या किया हमने, देख लिया भाई इस पॉइंट पे कितना टाइम था, कितनी स्पीड थी, कितना डिस्टेंस था, इस पॉइंट पे कितना टाइम था, कितना डिस्टेंस था, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, डिस्टेंस का अपॉन में टाइम कर दिया, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम यहाँ पे ये चीज, इधर क्या हुआ है, यहाँ पे अब टाइम नीचे ही रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी ले लिया। तो अगर आपका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, अगर आपका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, सो ऑफ कोर्स ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी और टाइम साथ साथ चल रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन की चेंज तो हो रही है वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन साथ में होगा जब भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वली चेंज हो रही है, दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। सो इन दिस ग्राफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, देयरफॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, अगर हम इस तरीके से देखें, अभी ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, विद टाइम हमारी वेलोसिटी कम होती जा रही है। सो विद टाइम अगर वेलोसिटी कम होती जा रही है बच्चे, वेलोसिटी अगर आपकी कम होती जा रही है, दैट मीन्स रिटार्डेशन, क्या हो रहा है, हमारा एक्सेलरेशन कम हो रहा है, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली रिटार्डेड का केस हो गया ये। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट सेम इसी का ही यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म तो है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ा, फिर कुछ टाइम पे समझ लो रेस्ट पे था, फिर बढ़ रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा है,
इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा अगर इस तरीके से जा रहा है तो हमने क्या बोला इसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, कि यहाँ पे भैया हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है, या हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। जब हमने देखा कि वो ऐसे जा रहा है तो हमने देखा वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ, तो हमने बोल दिया भाई ये रिटार्डेड एक्सेलरेशन का केस है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसमें आ जाता है तो वो रिटार्डेड का केस हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे गई तो यहाँ पे यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म तो ये वाला था, नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगेन जैसे हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, इसमें भी देखो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होता है दैट मींस ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है। सो in this graph the velocity of the object remains constant with time, therefore we can say that the object is moving with constant velocity, that is its acceleration is zero। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है बच्चे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ पे अगर डिस्टेंस है और इधर टाइम है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे होता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इधर अगर वेलोसिटी है, इधर अगर टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसे होता है दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, समझ गए। चलो अब जैसे हमने देखा कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, जब द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। अब टाइम एक्सिस कौन सी है, ये वाली, वेलोसिटी वाला ग्राफ कहाँ है हमारा, ये। सो दैट मीन्स इसके नीचे वाला जितना भी एरिया है ये हमारा डिस्टेंस होता है। तो इस केस में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल होता है बच्चे हमारा स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम बोले तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड कितनी, अगर यहाँ पे बात करें सो ओ ए मेरी स्पीड हो गई, इनटू में टाइम कितना ट्रेवल हुआ है ओ सी, सो ओ ए इंटू ओ सी। बेसिकली क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले, लेंथ इनटू ब्रेथ यही होता है, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लोगे तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं। सो अगर हम जैसे हम वहां पे स्लोप की हेल्प से कर रहे थे, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताएगी। जैसे एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे अगर जैसे हम स्पीड निकालते हैं, अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं, सो चेंज इन वेलोसिटी क्या है मेरा, इतनी वेलोसिटी दी, यहां से वेलोसिटी यहां हो गई, मतलब ये ईडी जो है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। सो ईडी हो गया चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन में टाइम कितना लगा, ए से लेके डी पॉइंट तक, ये वाला टाइम बीसी लगा है, एडी लिखो बीसी लिखो एक ही बात है, ए डी। यहाँ पे ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो यहाँ की हेल्प से आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, क्लियर है बच्चे। आगे अगेन जैसे अभी हमने बात करी थी सेम चीज ही बोली, अभी हमने बोला था कि जो वेलोसिटी, जैसे इतने टाइम, इतने का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, इतने उसका, सो यहाँ पे देखो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपका टाइम है, टाइम वाली एक्सेस है, तो हमने बोला था इसके नीचे वाला जो एरिया होता है वो डिस्टेंस होता है, मतलब ये पूरा हमारा डिस्टेंस हो गया। पूरा डिस्टेंस हो गया मतलब कैसे निकालोगे, एक बार जरा मैं इसको हटाती हूँ। पूरा डिस्टेंस हो गया बच्चे, तो एक ये ट्रायंगल मिला है और ये रेक्टेंगल मिला है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे। सो मतलब हाफ बेस इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमारा पूरे इस एरिया का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ और जो हमारी टाइम वाली एक्सेस है इसके अंदर का जो एरिया होता है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नाउ बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस है बच्चे हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। बेसिकली इक्वेशंस बोले तो फॉर्मूलाज है ये, ठीक है, जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, जिसमें v हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन और t हो गया टाइम।
ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन s इज डिस्प्लेसमेंट, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम हो गया, a एक्सेलरेशन एंड अगेन t टाइम हो गया। सो आप नोटिस करोगे यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या है। जैसे इस फॉर्मूले में आपके पास v नहीं है, दैट मीन्स कहीं ऐसा है जहाँ पे आपके पास v नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मान लो आपके पास a नहीं है तो v u t की हेल्प से निकाल सकते हो, या u नहीं है और v a t है तो आप वो निकाल सकते हो। तो इस तरीके से फॉर्मूलाज यूज करेंगे। लास्ट है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अगेन v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनका डेरिवेशन। सो अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं तो भाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में से अगर मैं v की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो t मल्टीप्लाई और जहाँ पे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू। अब माइनस यू को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा ए टी प्लस यू और यहाँ पे आ गया v। सो यहाँ से आई कैन से v की वैल्यू क्या आई है, u प्लस ए टी। यही हमें यहाँ पे डिराइव करना था। आ गया हमारा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो अब यहाँ वो तो भैया फर्स्ट टर्म सब कॉमन ही लगता है, मेरे को सब एक जैसा बताते हैं। सेकंड के बाद ना डेरिवेशन आप अलग अलग तरीके से निकालते हो, जरूरी नहीं है मैं जिस तरीके से बता रही हूँ वही एक तरीका है। ठीक है, मुझे सबसे ईजी ये लगता है इसलिए आई एम गोइंग विद दिस वन। हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, सो मैं इसको वेलोसिटी के फॉर्मूले से स्टार्ट करती हूँ। वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो गया s, अपॉन में टाइम हो गया t। अब वेलोसिटी को क्या लिखूं मैं, u लिखूं कि v लिखूं, कंफ्यूजन है ना। सो कंफ्यूजन को हटाने के लिए सिंपल एवरेज वेलोसिटी लिख देते हैं। मतलब आई सिंपली राइट u प्लस v अपॉन में t, सॉरी अपॉन में t नहीं 2। याद है ना हमने किया था एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा, u और v, मतलब इनिशियल और फाइनल का आप अर्थमेटिक मीन निकाल दो, वही हमने यहाँ पे किया, u प्लस वी अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या चेक करेंगे कि क्या हमें यहाँ पे जो जो चीजें चाहिए थी वो यहाँ पे है। जैसे कि s चाहिए, s है, u चाहिए, u भी है, t चाहिए, t भी है, a नहीं है हमारे पास, t तो है यहाँ पे, a नहीं है, और इधर एक्स्ट्रा क्या है, u चाहिए, v नहीं चाहिए। सो यहाँ पे v एक्स्ट्रा है और उधर a चाहिए, तो क्या करेंगे, इस v को हटाना है और a लाना है। कैसे आएगा, अभी पढ़ के आए हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। सो अगर मैं v की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो v तो हट ही जाएगा एंड a आ जाएगा। मतलब करके दिखाती हूँ, ये मेरा हो जाएगा u प्लस v की वैल्यू पुट करी मैं, v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी। समझ में आया, v की जगह मैंने लिख दिया u प्लस ए टी, अपॉन में 2 है, इक्वल्स टू यहाँ पे देखो s अपॉन टी। ठीक है, इसको ऊपर ले चलते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा u और u, 2u बन गया, प्लस ए टी अपॉन में 2 इक्वल्स टू s अपॉन टी। यहाँ पे अब जरा एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे एक तरीके से अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 अगर आपके पास ऐसे होता तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते, दोनों का नीचे सेम है तो लिख देते अपॉन 2 और इसको लिख देते 2u प्लस ए टी। ऐसे ही करते, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, इस तरीके से आपके पास होता तो आप ऐसे ही करते। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से है 2u प्लस ए टी अपॉन 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब ये जो अपॉन 2 है वो इस 2u के साथ भी है प्लस ए टी के साथ भी है। समझ में आया क्या किया मैंने, इस 2 को 2u के नीचे भी लिख दिया और ए टी के नीचे भी लिख दिया। इससे होगा क्या, यहाँ पे लिख दो s अपॉन टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा u प्लस ए टी अपॉन 2, मतलब हाफ ए टी। ठीक है, समझ में आ गया, इक्वल्स टू है s अपॉन में t। अब अगर फॉर्मूले में देखें भाई तो हमें t नहीं चाहिए, हमें सिर्फ s की वैल्यू चाहिए, तो t इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब t मल्टीप्लाई हो गया u प्लस हाफ ए टी से, इक्वल्स टू s आ गया। t मल्टीप्लाई करो, t को u से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया यू टी प्लस हाफ, इससे करोगे तो ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे आ गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जरा चेक करो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
यही तो हमें निकालना था, ये हम पहुंच गए इस पे। क्या किया हमने, सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस तरीके से लिखा। वेलोसिटी में भाई समझ नहीं आ रहा था, यू ले वी ले, तो हमने u प्लस वी अपॉन 2 कर दिया, यहाँ पे s अपॉन टी किया, फिर v हमें दिखा फॉर्मूले में नहीं चाहिए तो v की वैल्यू लिख दी, वहां से a मिल गया, तो आगे उसको सॉल्व करके अपने आप यहाँ तक पहुंच गए हम। ठीक है, तो इस तरीके से डिराइव किया। थर्ड वाले में भी हम ऑलमोस्ट सेम चीज करेंगे, इसमें भी हम स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, पूरा लिख देती हूँ मैं, फिर सिंबल्स में लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, सो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज s अपॉन में t, यहाँ पे बात करें वेलोसिटी को, फिर से u प्लस वी अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, सेम जो भी लास्ट में किया था यहाँ तक सेम किया है। अब चेंज क्या होगा, लास्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, v का फॉर्मूला लगा दिया था, लेकिन इसमें हमें v चाहिए तो हम v को हटा नहीं सकते, v भी चाहिए, u भी चाहिए, a नहीं है हमारे पास, s भी चाहिए। अब इस बार फालतू क्या है, t, क्योंकि इक्वेशन में हमें t नहीं चाहिए तो इस बार t की वैल्यू लिख देंगे। अब t की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, देखो सेम अपनी इक्वेशन 1, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यहाँ से अगर मुझे t की वैल्यू चाहिए, u को इधर भेजो, ये आ जाएगा v माइनस यू, एंड यहाँ पे है ए टी, सो यहाँ से मुझे t चाहिए, सो क्या करूँगी, a मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो v माइनस यू अपॉन में a हो गया इक्वल्स टू t। तो बेसिकली t की जगह आई कैन राइट v माइनस यू अपॉन a। चलो लिखते हैं जरा, यहाँ पे तो एज इट इज सेम रहेगा, u प्लस वी अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, एंड यहाँ पे बेटा एक चीज कर लेते हैं, बिकॉज अगर मैं t, क्योंकि पहले ही हमारे पास ऐसे है, अपॉन में अपॉन लंबा हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यहाँ पे t लिख दिया मैंने। ठीक है, समझ में आया क्या किया, s अपॉन टी था, t को उधर भेजे क्योंकि वो फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन थोड़ा लंबा हो जाता। ठीक है, अब देखो जरा इसको ऊपर ले चलते हैं। अब हमें क्या करना है, t की जगह t की वैल्यू लिख देंगे, सो t की जगह लिख दिया हमने v माइनस यू अपॉन में a, ये तो आ गई t की वैल्यू, एंड इसके साथ हमारे पास ऑलरेडी है u प्लस वी अपॉन में t इक्वल्स टू s अपॉन में 2, सॉरी। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे होंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू ए, 2a हो गया, ऊपर वाला v माइनस यू मल्टीप्लाई होगा u प्लस v से इक्वल्स टू s। अब यहाँ पे 2a को तो उधर भेज दो, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू और ये आ जाएगा u प्लस v, एंड ये हो गया 2as। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो v माइनस यू और u प्लस वी लिखो या v प्लस यू लिखो, एक ही बात है, सो v माइनस यू और v प्लस यू, तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये क्या आ गया 2as। चेक कर लो, हमें जो प्रूफ करना था वो यही था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये मुझे बहुत इजी लगता है मेथड, और आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, दोनों में हमने सेम ही चीज़ यूज़ करी, और पहला वाला तो सोल्यूशन के फॉर्मूला से ही आ गया। अब बेसिकली आपको करना क्या है, इन फॉर्मूले का ये तो डेरिवेशन होता है, हम इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे बच्चे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सो आपको ये तीनों इक्वेशंस याद रखनी है। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, उस पे आएंगे न्यूमेरिकल्स पे नेक्स्ट सेशन में, बट इस सेशन में पहले अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन तो थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, जब भी कोई चीज एक सर्कुलर पाथ पे चलती है तो दैट इज आर सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इफ अ बॉडी इज मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है बच्चे एंड वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, सो वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, नाउ इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑल्दो द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूसली। अब यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, इसको इधर ले चलते हैं। सो
जब एक चीज सर्कुलर मोशन में ऐसे जा रही है, अब हमने उसका बोल दिया कि भाई इसकी स्पीड सेम है, लेकिन जैसे ही जब वो इस पॉइंट पे थी इधर को जा रही थी, जैसे ही थोड़ी सी आगे आई डायरेक्शन यहाँ हो गई, फिर यहाँ गई डायरेक्शन इधर हो गई, फिर आगे गई डायरेक्शन इधर हो गई, यहाँ से डायरेक्शन ही हो गई। सो क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और बच्चे अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इज, मतलब अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, ये तो हमें पता है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे हमारे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आता है, तो डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगा। सो इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑल्दो द speed remains same, speed remains constant, the direction and the velocity, direction of motion and velocity change continuously, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। Thus यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ऑल्दो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन एक्सेलरेशन होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। एंड व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो देयर इज एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट, इन अ सर्कुलर मोशन द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नाउ वेरी सिंपल यार, अगर मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और ऐसे 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 पूरा सर्कल करके मैं वापस इस पॉइंट पे आई, अब अगर मुझे बताना है कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बच्चे ये देखो कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो ये क्या है, सर्कल का सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सो दैट मीन्स अगर डिस्टेंस निकालना होगा सो 2πr की हेल्प से मैं निकाल लूंगी। सिमिलरली अगर आपको स्पीड या वेलोसिटी निकालनी होगी सो क्या होगा, स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 2πr अपॉन में टाइम, सो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 2πr अपॉन में t। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था फॉर्मूला, हाँ ये 2πr अपॉन t, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल का सिंपल सा क्वेश्चन है, रीटा इज साइक्लिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। सो रीटा साइकिल अराउंड कर रही है ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे, और जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस दे दिया हमें r। If the time taken by her to complete one round of circular track is 10 seconds, अब अगर उसने यहाँ से पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में बच्चे अगर उसको 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिल, साइकिल की स्पीड निकालनी है। अभी देख के आए हम स्पीड का फॉर्मूला 2πr मतलब सर्कमफेरेंस अपॉन में t। सो 2πr, यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू तो दे नहीं रखी तो इसको एज इट इज 2πr ही लिखना पड़ेगा, अपॉन में टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 10 5 आ जाएगा, मतलब πr अपॉन में 5 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है। ठीक है, गॉट इट। यही अगर हमारे पास r की वैल्यू होती तो हम पुट करके आंसर भी निकाल देते। ठीक है, तो आपको बेसिकली कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस बच्चे इस चैप्टर को करते हैं एंड। चैप्टर एंड हो रहा है लेकिन अभी इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ थ्योरिक पार्ट से काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल्स करने हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, देन आगे और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसकी इन बिटवीन इंडेक्स क्वेश्चंस बचे हैं, अभी बैक एक्सरसाइज बची है, सब होगा बट इन दी नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो डू लेट मी नो आप लोगों को ये चैप्टर कितना ईजी लग रहा है। अब मेरे समझाने के बाद कुछ थोड़ा बहुत सा फर्क आया है। आई रियली होप कि आपको चैप्टर बहुत ईजी लगे एंड दैट वाज माय ओनली मोटिव कि मैं इजीली चैप्टर को आप तक डिलीवर कर सकूं। तो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।